बात की 70 साल से राजनीति का एक ऐसा विकट रूप सामने आया कि अच्छे लोगों ने उसमें जाना बंद कर दिया, इसलिए बुरे लोग जाने लगे तो बुरे फैसले होने लगे। मैं थोड़ा सा सोच विचार करके निर्णय लेने वाला बंदा हूँ। 8 साल पहले 2014 में जब हमने स्कूल शिक्षा परिवार बनाया तो मेरा मकसद था कि हम प्रेशर ग्रुप बनेंगे जी, और तुम पूरे राजस्थान को इकट्ठा किया, सरकारों के सामने गए, पर अंत में वहाँ जाकर हार गया क्योंकि सामने बैठा मिनिस्टर कतई नहीं चाहता था। और जब नहीं चाहने का उससे कारण पूछा तो उसको एक बार एक मिनिस्टर ने, कैबिनेट मंत्री ने, मैं मंच पे नाम नहीं ले सकता, कहा कि क्या बिगाड़ लोगे, 5 साल कमा लिए, अब छुट्टी लेंगे, चला के 5 साल छुट्टी लेना चाहते हैं, क्या बिगाड़ोगे आप मेरा। एक इतना बड़े बात को मेरे को झटका लगा। चलो कांग्रेस जीत गई। अब मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों नहीं जाके उस जगह जाकर फैसला कर सकता। अब जाऊं तो दल के माध्यम से जाऊं, निर्दलीय तो चुनाव लड़ूंगा तो बिगाड़ भी क्या लूंगा। तब हमने दलों को सर्च करना शुरू किया। कांग्रेस बीजेपी को तो सर्च ही क्या करना था जानते थे। आम आदमी पार्टी की टीएमसी में पश्चिम बंगाल भी गया, उनकी सरकार भी देखी, मैंने आम आदमी की भी देखी। मैंने नेट पे कुछ चीजें सर्च की तो आम आदमी पार्टी जी, पूरे देश की सारी पार्टियों में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एक डिफरेंट एजेंडे पे काम कर रही है। और एजेंडा मेरे से मिल गया, जैसे ईमानदारी वो चाहते हैं मैं भी चाहता हूँ, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है मैं भी खिलाफ हूँ, वो एजुकेशन को ठीक करना चाहते हैं मैं भी चाहता हूँ। केवल स्कूल ठीक करना नहीं, उन्होंने सिलेबस को भी ठीक किया। एक हैप्पीनेस करिकुलम लागू किया और एक करिकुलम लागू किया उन्होंने बच्चों को ये जॉब देने का, मतलब जी, पूरे भारत में पहली बार किसी स्कूल स्किल डेवलपमेंट का एक करिकुलम लागू किया। मेरा भी सपना था, तो मुझे लगा ऐसी सरकार को लाना चाहिए। फिर मैं केजरीवाल जी से जाके मिला, मैंने बताया इतना बड़ा नेटवर्क है, हम चाहते हैं कि अच्छे काम में आपके साथ दें, उनका स्वागत। इस तरह स्कूल सेवा परिषद के लोगों के लिए आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता ये रही कि हम शिक्षा के लोग, शिक्षा ठीक, हमारे साथ भेदभाव नहीं है। बस सरकार या तो मान्यता देना बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई सरकार है बंद कर दे, ये तो कुछ और रोजगार कर देंगे। अगर रोजगार मानते हैं तो इसको हम, और रोजगार है भी हमारा, शिक्षा के साथ रोजगार भी है, तो सरकार या तो मान्यता देना ही बंद कर दे, और अगर देती है तो फिर कोई लाइसेंस मुझे दे रही है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो फिर मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो आप। यह उल्टा हो रहा हमारे साथ। सरकार मान्यता देती है, मान्यता लेते हैं, और हम चलाते तो टांग अड़ाई करती है। उस सिस्टम को ठीक करवाऊंगा मैं। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि इनके साथ भेदभाव नहीं हो, न बच्चों के साथ भेदभाव हो, न इनके साथ भेदभाव हो। अगर केजरीवाल जी सरकार को ये लगेगा, आम आदमी पार्टी को, क्योंकि मैं पार्टी से बड़ा तो हूँ नहीं, अगर मान लो पार्टी एजेंडा यही कहेगी कि साहब हम तो इनको तबाह करेंगे, तो मैं कहूँगा मान्यता बंद कर दीजिए, इनके पैसे लौटाओ, तो कुछ और धंधा कर लेंगे, इनको कोई नया धंधा खुला दो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनको मान्यता भी दो और इनको मारो, ये दो चीज तो नहीं। पेपर आउट होना आम बात है, आम विद्यार्थी परेशान है, क्या कुछ आपकी योजना है उनको लेकर? बहुत शानदार योजना है इसके लिए, पर पता नहीं क्यों अब तक सरकारें समझ ही नहीं पाई। 4 चीज होनी चाहिए जी, पहली चीज ये होनी चाहिए, पेपर सेट विज्ञप्ति निकालते वक्त अगर गलती पाई गई तो जो विज्ञप्ति निकालने वाला डिपार्टमेंट है पूरा खर्चा उससे वसूल होगा, विज्ञप्ति ठीक निकलेगी। विज्ञप्ति निकलने के बाद पेपर सेट करने वाले की गड़बड़ पाई गई तो उससे पूरा पैसा वसूल होगा, पेपर ठीक बनेगा। पेपर लीक के दौरान कोई पकड़ा गया तो वो कर्मचारी वो बिल्डिंग नीलाम होगी और नीलामी का पैसा बच्चों को जाएगा। इन मूर्खों ने बिल्डिंग तोड़ दी, क्या होगा उससे? उसको सीज कर ली, क्या होगा इससे? नीलाम करके बच्चों को पैसा दो ना, असली लोग तो बच्चे का हुआ है, उस बच्चे को तो कोई मिलता ही नहीं। हम चाहेंगे आम आदमी पार्टी अगर सरकार में आती है तो एजेंडे में चीजें शामिल करवाऊंगा कि जिस जगह जिसकी लापरवाही साबित हो ये खर्चा उससे वसूल हो, तब अपने आप लोग लापरवाही करना बंद कर दें। एक बड़ा सवाल है, पत्रकारों पर हमले किए जा रहे हैं। आज भी 3 पत्रकार है वो अस्पताल में भर्ती है, तीनों पत्रकारों के दोनों हाथ और दोनों पांव तोड़ दिए गए हैं। क्या इस प्रकार से पत्रकार आवाज उठा पाएगा? आम आदमी नहीं उठा पाएगा, आम आदमी पार्टी में उठाएगा, लेकिन अब उसका कारण समझिए, बहुत सिंपल सा है। ये क्यों हो रहा है? किसी आदमी के भ्रष्टाचार, मैंने कमल देवड़ा जी का सुना, कमल देगड़ा जी जो उनका कमल देगड़ा, रानीवास मंडोलिया, विवेक सिंह जादव, अब उनका एक सरपंच ने किया, तथाकथित ये बात है, कितना सच्चा कितना झूठा अलग बात है। पर अगर आप पत्रकार किसी की बुराई निकालोगे तो किसी न किसी को नुकसान हुआ होगा। कमल देगड़ा जी की उस जांच रिपोर्ट से उनके खिलाफ कोई जांच खुली होगी या उनकी बदनामी होगी, तो जिसकी बदनामी उसी ने हमला किया। लेकिन अब उसको बचा क्यों रहे हैं? क्योंकि सरकार ही खुद चोर बैठी है। मैंने एक छोटे से उदाहरण बताऊं कि एक कलेक्टर थे जयपुर के, वो सरेआम रिश्वत मांगते थे, और एक अलवर में रहे, वो सरेआम रिश्वत मांग, सारी दुनिया जानती थी। अब जब रिश्वत वो मांगता था क्या करता था, वो कैसे मांगेगा, आम आदमी लेगा नहीं, वो कहे काम अटकाओ सालों के, कोई दिक्कत नहीं, मत करो काम। अब तहसीलदार ने काम अटकाया, पटवारी को काम मत कर इसका। अब पटवारी आपका काम नहीं करा, उसकी शिकायत लेके मैं गया तहसीलदार के पास। अब तहसीलदार कहते कि पटवारी से काम कर दे, अटकवाया उसने, मैं उसकी शिकायत लेके कलेक्टर के पास आया, नहीं हुआ। अंत में मुझे तू मैं करनी पड़ी, और जब जाके ऊपर तक अप्रोच पहुंचा, जब मालूम चला को तो कलेक्टर ही अटका रहा था उस काम को। दिक्कत यह है कि ऊपर बैठा आदमी जब चोरी करता है तो नीचे चोरी करने की एक चैन खड़ी होती है। ऊपर बैठा आदमी चोरी नहीं करता तो नीचे साले की औकात ही नहीं किसी की कि चोरी कर ले। और उसका एक मात्र उदाहरण है जी, भगवंत मान ने क्या किया कल परसों, एक मिनिस्टर का भतीजा, गौर से सुनिएगा, मिनिस्टर नहीं पकड़ा गया था, मिनिस्टर का भतीजा कह रहा था नजराना दो 1%, नजराना शब्द यूज किया।
और उस मामले में जब जैसे किसी अफसर ने हिम्मत की, ईमानदार अफसर ने कहा साहब आपका मंत्री जी पैसे मांग रहे, आप तो करे नहीं, तो उन्होंने स्टिंग शॉट मंगाई, चुपचाप साहब के कहा कि ये सच है क्या? तो मंत्री ने देखा होगा जांच ऊपर तो ही नहीं, भगवान मान जी छोड़ देंगे, कहा साहब है तो सच, बात आउट, पुलिस को बुला के गिरफ्तार। ये सरकार आउट करती तो भी ठीक है, पुलिस से गिरफ्तार कराया ना, अब क्या हुआ? बाकी के दहशत होगी, ईमानदारों के मोटिवेशन मिला, ये हुआ। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक मंत्री का भतीजा अगर चोर हो सकता है तो औरों के भी होंगे, तो मालूम चला 16 मंत्रियों की बीवी भतीजे डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो कल आपने पेपर पढ़ा हो तो 16 के 16 को कह दिया गया है कि इसका हल कर दूंगा, अगर किसी का मंत्री बीवी बच्चा विभाग में मिलेगा तो कर दूंगा। जब ये चीज होगी, ये कब होगी? जब ऊपर का लीडर ईमानदार होगा। मैं मेरे स्कूल शिक्षा परिवार की बता दूं सर, पूरे राजस्थान का सिस्टम है, अगर ये कोई गड़बड़ करते हैं तो मैं इनको कहता हूं मैं साथ नहीं दूंगा। अगर किसी ने चोरी की गलत तो का साथ नहीं देते, नहीं तो साफ पूछ लो इनको, सरेआम मना कर दो, नहीं देता, साफ सरेआम है, गलत कर रहा है मैं साथ नहीं दूंगा। नाराज नहीं होते, दूर दूर तक ही नहीं होता। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जिसने कांग्रेस के घोषणा पत्र में डाला कि जो स्कूल मनमानी करते हैं उनके खिलाफ लगाम कसने के लिए नियामक आयोग बनाओ, और जो अच्छा करते हैं प्राइवेट स्कूलों का नेता होकर कह रहा हूं, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, मेरे आप वेबसाइट चेक करना, ज्ञापन मिल जाएगा, फिर बताओ। तो जब इस सोच का आदमी मैं राजनीति में जाऊंगा, कल कल्पना करो, तो मैं चोरी कैसे करने दूंगा यार? मैं तो मरे नहीं करने दूं, और नहीं करने दूंगा तो मेरे तहसीलदार चोरी कर ही नहीं सकता। होगा तो कुछ भी नहीं। संविदा कर्मचारियों का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। चुनाव से पहले हर राजनीतिक पार्टियां कहती है कि हम संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे। 1998 में राज्य कानूनी पैट्रियट्स की नियुक्ति की जाती, उसी के नाम पर राजनीति की जा रही, अभी तक उनको नियुक्ति नहीं किया गया। चाहे उसमें विद्यार्थी मित्र पंचायत ले लो, लोक जुलूस मान लो, उनको लेकर आपकी पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा? सर मैं पार्टी के बारे में तो अभी नहीं कह सकता, मैं व्यक्तिगत अभी बोल रहा हूँ, इसलिए कि उनकी क्या पैरवी करेंगे? मैं बताऊँ, दो बातें बताऊँ। मैं इस पूरे सिस्टम ही गलत है। मैंने एक दिन सोचा अगर मैं राज्य का मुख्यमंत्री होता हूं तो क्या करूं, कल्पना में, आम आदमी पार्टी की बात नहीं, आप इसको आम आदमी पार्टी के प्रत्यक्ष में मत लो। इस आम आदमी के जुड़ने से 6 महीने पहले मैं हर बार ही सोचता हूं कि अगर मैंने जिसको धुतकार के बाहर भेजा, कहा कि ये मैं होता तो क्या करता, क्योंकि महात्मा गांधी की बहुत जोरदार लाइन बोली थी कि जब तुम कोई काम करने लगो तो ये देखना लास्ट में जो बैठा व्यक्ति है उसमें तेरी बात का क्या असर होगा। ये जिंदगी में सबके साथ लागू होता है। आप सवाल पूछते वक्त सोच लो कि अगले पे क्या गुजर रही होगी। एक बलात्कार महिला से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कैसा महसूस कर रही होगी, जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या फील हुआ होगा। पर क्योंकि हम समझ नहीं पाते, मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझो, तो मैं आम आदमी की सोचता हूँ। तो एक दिन मैंने सोचा अगर मैं गाली काटता हूँ, सरकार ऐसा नहीं करती, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ तो क्या करूँ भाई। मैंने अपने आप से सवाल किया, तो मैंने देखा कि पहले करूंगा क्या मैं, तो पहले मैं राजस्थान को समझूं पहले, तो मैंने राजस्थान को स्टडी करना। 341 ग्राम पंचायत है, 11,341 ग्राम पंचायत है, 351 ग्राम पंचायत समितियां हैं, 45,280 गांव हैं, ठीक है, 52,000 ब्रिज के ग्रिड है, ठीक है, टोटल 88 लाख किसान है, जिसमें से सीमांत किसान है, सबको समझा मैंने। फिर मैं सोचा इसकी समस्या क्या होगी, तो नेट पे सर्च किया, प्लस उनके यूनियन के संगठनों से कुछ से बात करने की कोशिश की। मालूम चला सिस्टम ही गलत बना रखा है। हमारी इनकम का, स्टेट की इनकम का 92% केवल वेतन में जा रहा है साला, केवल वेतन में। और कितने लोगों की वेतन में? 6 लाख लोगों की में 6,99,000 सरकारी कर्मचारी है, यानी पूरी राजस्थान की जनता का 1% भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। और उनको वेतन परसेंट कितना जा रहा है इनकम का? 92%। जब मैंने उसको आंकड़ों में देखा तो आप 10 जुलाई 2019 की राजस्थान पत्रिका का आप 10 नंबर का पेज पढ़िएगा, उसमें उन्होंने दिया कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी पर डे 2390 रुपए खर्च हो रहे हैं, 2390 पर डे। और आम आदमी पे कितने खर्च हो रहे हैं? 6 रुपए 6 पैसे, यानी विकास में। यार जब ये आंकड़ा होगा तो ठीक हो ही नहीं सकती। अभी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी? सुनो, मैं कोई बोलना नहीं चाहता, पर मैं बोल रहा हूँ खुलेआम, भगवान भी आ जाए तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकता सबको। कारण पैसा ही नहीं है सरकार के पास, क्योंकि नौकरी का वेतन इतना ज्यादा कर दिया गया। जब 6 लाख कर्मचारियों पे 92% रेवेन्यू गया, तो 70 लाख बच्चों को नौकरी दे दो, पूरा राजस्थान बेच दो तो नहीं होगा। होना क्या चाहिए, इन सारी नौकरियों की एक सरकारी कर्मचारी 173 दिन काम करता है, मात्र 173 दिन केवल। बताओ आप, 173 दिन, यानी वो आधा साल भी काम नहीं करता। 52 तो संडे आते हैं, 52 ही सैटरडे आते हैं। ये हो गए सीधे 30 की PLCL DL आ जाती है, मेडिकल ले लेता वो। अब करना क्या चाहिए गवर्नमेंट को? वेतन आयोग लगाने के बजाय, अगर मुझे बनाया जाए तो व्यक्तिगत बता रहा हूं आपको, मैं एक वेतन आयोग गठित करूं। जैसे वेतन बढ़ाने के लिए वेतन आयोग होता है, घटाने के लिए कर दूं। कभी 173 दिन काम करता है, 173 तनख्वाह देंगे तुझे, तो अपने आप ही पैसा बचे आपके पास, 92% पैसा बचेगा। अब कल्पना तो करो, नंबर 1। दूसरी चीज क्या हो, जो चोरी है, राजस्थान में कर्जा क्यों है? मैं नेट पे सर्च किया तो मालूम चला 31 पहाड़ चोरी हो गए।
राजस्थान के, आप नेट पे सर्च करिएगा, 31 पहाड़ चोरियों के सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो वहां जवाब दिया गया सब ढूंढ रहे हैं। मैं बताऊं कहां के चोरी गए, अब कैसे चोरी पूरा दो। मैं जब अगर मैं बनता हूं तो इसको आम आदमी पार्टी में जोड़ना, मेरे को निकालने कूट देंगे, क्या एजेंडा पेश कर रहा है। मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मेरी सोच बता रहा हूँ। बिल्कुल बताइए। उसमें ये कि आपका कुछ नहीं करना मुझे, मैं गूगल से पूछूंगा, बेरोजगार लोगों की टीम बनाऊंगा 10,000 तनख्वाह पे, कुछ नहीं करना, उनको ट्रेनिंग दूंगा कि गूगल से पूछ कि कौन कौन से पहाड़ चोरी हुए, तो वो कहेगा चोमू का पहाड़ चोरी हो गया, देवरिया का, सॉरी मैंने जयपुर जिले में 2 पहाड़ चोरी हुए हैं, एक चोमू का हुआ है, एक उदयपुरिया का, अरमाड़ा घाटी को। अब इन दोनों को कैसे ठीक करोगे? गूगल को देखो 2010 में पहाड़ कितना था पूरा, फिर दबाओ 6 महीने, हर गूगल हर 6 महीने में फोटो खींच के रखता है। मतलब आप सब जानकारी के लिए लो, हर 6 महीने में गूगल फोटो खींच के रख लेता है। मैं 6 महीने बाद जाऊंगा कि पहाड़ की चोटी कटी, अब मैं डिपार्टमेंट से पूछूंगा उस तो थानेदार तो कौन था, वनपाल कौन था, वन मंत्री कौन था, ये कि जिंदा मुर्दा ठाओ, पकड़ लाओ भाई, चोर जाओ। आप सोचे अगर चोरी हुई है तो कोई तो जिम्मेदार था। वनपाल को तनख्वाह इस बात की मिलती है कि वो चोरी नहीं, मानते हो? वन मंत्री की ही जिम्मेदारी है, तो उनसे वसूलो, उनकी संपत्ति जाके चेक करो। अब चोरी की होगी तो कोठी मिलेगी तभी। मेरे से घर के 6 घर बाद में घूमने जाता हूं तो एक IAS अफसर की कोठी है। अब देखिए आप, मेरी आदत है यार, मैं घूमूं तो कुत्ता लेके घूमे, मुझे बड़ी चिड़ी हुई इससे, मेरे कहां से आ गया इतना पैसा, तो मैंने RTI लगा कर उनका वो निकलाया, ACR। उन्होंने 16 लाख रुपए मकान दिखा रखा है, कोठी है कम से कम 6 करोड़ की। अब मेरे से रहा नहीं गया, मैं एक दिन चला गया घंटी बजा के, मैं साहब आओ, मैं कहा जी मैं आपको 32 लाख देना चाहता हूँ, कोठी मुझे दो। मैं क्या मतलब, मैं कहा आपके 16 लाख की कोठी ये रही, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ तो अब ये बनाई साले 32 लाख ले, डबल ले। तो मैं कुछ नहीं करूँ, एक बेरोजगारों की एजेंसी बनाऊंगा, सर्वे करो, एक ही जब नीलाम की सब आ जाएंगे लाइन पे, भाई तूने 16 लाख लगाए, आप खुद ही करे आंकड़ों में, 32 लाख ले जाओ यार, छोड़ो इस कोठी को। तो 5 करोड़ चोरी के हैं, आप दावे के साथ करो पूरा खजाना बरदूर बचे और पैसे, बेरोजगारों काम लगाना। अब आप थाने पे आ जाओ, किसी भी काम के एक समस्या बताता हूँ, थाने में आ जाओ, थाने में हम धक्का लगाते, जांच नहीं हो पाती, कुछ नहीं करना। थाने में मुकदमा जैसे दर्ज हो, एक डिटेक्टिव की एजेंसी की टीम होगी, दैट विल बी रजिस्टर्ड टीम। तो बच्चों को नौकरी कैसे मिल रही है? 10,000 तनख्वाह में नौकरी होगी, वो रजिस्टर्ड होगी, वो बच्चे क्या कर, थाने में मुकदमा गया, आप जाते हो टीम को दे दो, 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट सबमिट कर देगी। वो थाने का काम है सिर्फ चालान पेश करना। अब उसमें एक कानून में इतना सा बदलाव करना पड़ेगा, यदि जांच कमेटी ने गलत किया तो इस कमेटी का भी मुजरिम बनाया जाएगा। एक विधानसभा में संशोधन तो पेश करना है 2 लाइन का, कुछ है ही नहीं। अब मुझसे पूछो कैसे हो सकता है ही नहीं। इन्होंने कानून में गलियां छोड़ रखी है, वो गलियां तो खत्म करनी है। केजरीवाल जी क्या करते हैं, आप केजरीवाल जी का भी इंटरव्यू पढ़िएगा, मैंने उनसे पूछा भ्रष्टाचार कैसे खत्म करते हो, उनका सबसे पहले तो हेल्पलाइन नंबर जारी करता हूँ, जारी तो आपकी राजस्थान सरकार भी करती है, पर राजस्थान सरकार खत्म नहीं करना चाहती, वो जानकारी चाहती है। हम हेल्पलाइन खत्म करते क्या करता, कोई कैसे भी जाके रिकॉर्ड ला के दे, कैसे भी आपने झूठा साचा दिया तो वो क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को लेके कुछ नहीं बोलते, चुपचाप अपनी चुप एजेंसी को लगाते हैं। वो कहते हैं साहब है तो सही, अनिल जी चोर तो है, यानी ये जो कह रहे हैं इसका मतलब ये सच्चा सबूत नहीं बना पाया। अब सरकार को कौन रोक रहा है उसका ट्रांसफर करने से, सस्पेंड करने से? वो जहां की जरूरत थोड़ी है, वो वहां से उसकी नकेल कसते हैं। अपने आप वो डर के मारे लगता है अफसर के, यार नहीं, आप समझिएगा, वो भ्रष्टाचार करना बंद करता है उनका। फिर उसके बाद उस लूपोल को खत्म करता हूं। अब कैसे लूपोल खत्म करते हैं, उन्होंने लिख रखा फेसलेस काम वर्क। 150 काम दिल्ली में ऐसे हैं जो फेसलेस है जी। फेसलेस का मतलब समझिए आप, आपको जाना नहीं पड़ेगा ऑफिस में, आप जाओगे तो ही तो बाबू पैसा मांगेगा, आप जाओ ही मत, फिर काम कैसे होगा? उन्होंने एक नंबर जारी कर रखा 1076, घर पे सुविधा। आपने 1076 डायल किया, वहां से अफसर बोलेगा जी नमस्कार सर, साहब मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ, क्या बोलो अनिल जी, कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। तो वो कहते चेक करता है नेट पे, वो कहता है सर वो तो आपके घर पे वैसे ही बन जाएगा, आप ऐसा करो ये लिंक भेज रहा हूँ, इस लिंक पे डाउनलोड करो, 50 रुपए जमा करा और खुद ही डाउनलोड कर लो। तो 56 काम तो ऐसे है जो आप खुद ही कर लो। अब आपने कहा साहब मुझे तो नहीं आता, या मैं तो दूसरे काम है मेरा, तो वो कहेगा साहब आप फ्री कब होते हो, बजे की बात लो, वहां से शब्द आता है आप फ्री कब होते हो। अब आपको मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, रात को 8:30 फ्री होता हूँ, तो 8:30 40 मिनट पे आपके घर वो कर्मचारी आएगा, लैपटॉप लेके आपके डॉक्यूमेंट लेगा, उनको स्कैन करेगा और स्कैन करके और आपको रसीद दे जाएगा। 15 दिन बाद आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, 50 रुपए ले जाएगा। अब बताओ भ्रष्टाचार कैसे होगा? ये मित्र आपके द्वारा बताओ आप मुझे। सबसे अंतिम सवाल और सबसे बड़ा सवाल, राजनीतिक सुखभगाट चल रही है कि पार्टी आम आदमी पार्टी आपको राजस्थान में प्रदेश सदस्य बना रही है, पार्टी के लिए 3 बड़े काम क्या होंगे आपके अगर पार्टी बनाती है तो? मैं तो देखो ऐसा कोई सुखभगाट है, न कोई इतना बड़े सपने देखता मैं। राजस्थान की जनता की सेवा हो, ये तो मैं आम आदमी बन के भी कर सकता हूँ, बिना पदाधिकारी भी बन सकता हूँ, क्योंकि मेरा पूरे राजस्थान में नेटवर्क है। मैं कल परसों से बाद में एजेंडा बना के हर जिले में जाऊंगा,
2,70,000 ऐसे लोगों की मैंने सूची कर रखी है जो राजनीति करना चाहते हैं, जो सरपंच का चुनाव निर्दलीय लड़े, पंचायत समिति मेंबर का लड़े, जिला परिषद का और पार्षदों का। ऐसे 2,71,000 की सूची मैंने ऑलरेडी ले रखी है निर्दलीयों की। यानी मुझे पार्टी कचरा तो चाहिए ही नहीं, निर्दलीय बहुत है मेरे पास। तो हर जिले में जाऊंगा, मेरे लोगों को बैठाऊंगा, उनको बैठाऊंगा, दोनों से बैठ के बात करूंगा, जो आएंगे हम आदमी पार्टी में जोड़ेंगे और बूथ वाइज नेटवर्किंग करेंगे। इस तरह कोई दिक्कत नहीं, अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे। पार्टी बढ़ा के 3 चीजें, भ्रष्टाचार पहला खत्म हो, ये हमारी प्राथमिकता में होगा, क्योंकि केजरीवाल जी की प्राथमिकता है, मेरी प्राथमिकता हो भी नहीं सकती पार्टी में। डेफिनेटली ऊपर से नियम चलते हैं, पर चूंकि राजस्थान के बारे में तो हम राय तो देंगे ही ना। बिल्कुल। तो राय में पहली राय होगी भ्रष्टाचार खत्म हो। 70 लाख बेरोजगार हैं, इनके लिए रोजगार कैसे हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो नौकरी नहीं होगी। इसलिए दिल्ली में भी 20 लाख नौकरियों का एक एजेंडा बनाया है, और उसी एजेंडे पे यहाँ काम करेंगे। अलग अलग नौकरियां, हम बिजनेस डेवलप करेंगे। चाणक्य क्या करता था, सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए, व्यापार करने की नीति डेवलप करनी चाहिए। हम ऐसी नीतियां डेवलप करेंगे जहाँ बिजनेस चले। हम हर बिजनेस को कोशिश करेंगे रजिस्टर्ड हो, वो 2000 का ही काम कर रहा हूँ। ये मैंने सीखा वहाँ से। अगर मैं स्टडी कर रहा था स्विस की, वहाँ स्विस में सरकार है कि आप बेरोजगार हो तो आप जाके एक वेबसाइट है, वहाँ जाके लिख दो। डिपार्टमेंट का अफसर आएगा, पूछेगा, बोल क्या करना चाहता है, सर मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, चपड़ा जी की नौकरी है ना, तो चपड़ा जी की नौकरी ढूंढ के वो दिलाता है। अगर कोई कहता है मेरे पास 5 लाख रुपए धंधा करना चाहता हूँ, तो डिपार्टमेंट उसकी मदद करता है कि 5 लाख में क्या धंधे हो सकते हैं, और सरकार जब तक वो कमा नहीं लेता उसकी मदद करती है, क्योंकि सरकार कहती है कि कमाएगा तो रोजगार भी देगा, और जब वो मुनाफे में आता था मुझे कमीशन देगा। ये सिस्टम हम भी राजस्थान में लाएंगे। हर उस अच्छी चीज को जो देश में कहीं दुनिया में हो रही है, उसको रिसर्च करके मेरा काम है मेरी पार्टी के दरवाजे पे केजरीवाल जी तक पहुंचाना। अब केजरीवाल जी ईमानदार है, तो मुझे इसका विश्वास है वो चीज को लागू करेंगे जो संविधान के दायरे में व्यवहारिक पॉसिबल है। आज मैं दर्शकों को